तो हम बात करते हैं श्रेया अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, इकोनॉमी के मीनिंग के को समझते हैं डिटेल में, ठीक है। हम इतने टाइम से इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमी इकोनॉमी पढ़ते रहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी होता क्या है? सबसे पहले इकोनॉमी को टारगेट करते हैं कि इकोनॉमी को समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर जब आपने नितिन सिंघानिया से पहला चैप्टर जो पढ़ा होगा, मतलब मैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर ही कहता हूँ, आपने काफ़ी बार लेक्चर सुने होंगे मेरे, तो देखा होगा, समझा होगा। यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से एक चीज़। देखो, जो इकोनॉमी होती है श्रेया, इकोनॉमी ना, हम लोग एक कंट्री को कहते हैं। जैसे अमेरिकन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, जर्मन इकोनॉमी, स्वीडिश इकोनॉमी, सऊदी अरेबियन इकोनॉमी, अलग अलग कंट्री की इकोनॉमी जो होती है, मतलब हम उसको कंट्री के साथ कोरिलेट करते हैं। मतलब जैसा देश होगा, जैसी देश की व्यवस्था होगी, वही उसकी आर्थिक व्यवस्था होगी, राइट। इकोनॉमी, सबसे बड़ी बात तो ये याद रखना, ये एक सिस्टम होता है जो कि लोगों को एक एक प्रकार का साधन देता है कि वो वहां पर काम कर सकें और लिविंग अर्न कर सकें। अब लिविंग के बेसिक तो 3 डायमेंशन होते हैं श्रेया, बताओ कौन कौन से? फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग। यानी कि इकोनॉमी किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंटेक्स्ट में एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को काम धंधा दे सके ताकि वो बेरोजगार ना रहे, क्योंकि वो उस देश में पैदा हुए हैं, तो उस देश की सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को रोजगार प्रोवाइड करे। रोजगार क्यों प्रोवाइड करे? ताकि लोग अपनी बेसिक लिविंग को अर्न कर सकें। और वो क्या होता है? वो कितने कंपोनेंट से बनी होती है? 3 कंपोनेंट से बनी होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्सन इज अर्निंग अ लिविंग। आगे चलकर जब इंसान का ये 3 चीजें सुनिश्चित हो जाती हैं, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपना रेज करने के लिए, देखो, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, ये है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जीने का साधन। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर अर्निंग अ लिविंग। जीने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं, ये है ना। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए इसके ऊपर 2 चीजें और आवश्यक हैं। वो क्या है? +2 थिंग्स और क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ, और हेल्थ में ही वो वाली बात आ जाती है जो आप सैनिटेशन कह रहे हो, ठीक है। लेकिन एजुकेशन मतलब ये दूसरा डायमेंशन है। हेल्थ एंड सैनिटेशन चाहो तो ऐसा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसके अंदर। लेकिन हेल्थ एंड सैनिटेशन प्लस एजुकेशन, ये है टोटल मिलाकर 5 चीजें, है ना। अब यही 5 चीजें आपको पता है, उसका भी पार्ट होती है इंसान को इंसान बनाने के लिए, जिसको इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या कहते हैं? HCF, है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो वेल नोन इकोनॉमिस्ट AG ब्राउन, इसने इकोनॉमी को कैसे डिफाइन करा था? इसने बोला था इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से लोगों को अपना गुजारा करने का साधन मिलता है, रोटी, कपड़ा, मकान मिलता है। तो गेटिंग अ लिविंग इंप्लाइज अर्निंग एन इनकम, और इंसान अपनी बेसिक इनकम कहां खर्च करेगा? इन्हीं तीनों को पाने के लिए, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, राइट। अब आपको पता है इकोनॉमी में इनकम कैसे जनरेट होती है? हमेशा प्रोडक्शन जो है वो इनकम जनरेट करेगी। इनकम को जनरेट करने के लिए कोई ना कोई चीज इकोनॉमी में प्रोड्यूस होनी चाहिए, चाहे वो गुड हो चाहे वो सर्विस हो, ये हम रूल जानते हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज प्रोड्यूस होगी, वो क्या क्रिएट करेगी? डिमांड। डिमांड को पाने के लिए लोग क्या करेंगे? डिमांड को फुलफिल करने के लिए लोग क्या करेंगे? पैसा खर्च करेंगे। वो पैसा जाएगा प्रोड्यूसर के पास, जो कि कुछ उसका प्रॉफिट बनेगा, बाकी कॉस्ट बनेगा, और जो एक्स्ट्रा उसके पास बचेगा वो उससे फर्दर प्रोसेसिंग कर करके दोबारा प्रोडक्शन करेगा। ऐसे कर करके डिमांड के बेसिस पर प्रोडक्शन जो है वो क्रिएट होती चली जाएगी, है ना। तो गेटिंग अ लिविंग इंप्लाइज अर्निंग एन इनकम। प्रोडक्शन जो है इट जनरेट्स इनकम, एंड इट प्लेसेस एंड द प्लेसेस वेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एज प्रोडक्शन यूनिट्स। और देश में कौन कौन सी प्रोडक्शन यूनिट्स होती है श्रेया? फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, फर्म्स, आउटलेट्स, ये सारी चीजें होती हैं। जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं वो एक कंट्री की जोग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट होते हैं। मतलब हर एक प्रोडक्शन यूनिट, अगर आप कहो कि टोयोटा है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, इनका कहीं तो सेटअप होगा, कहीं तो बेस होगा, है ना किसी कंट्री के तो पार्ट होंगे। जब मैं इतनी अगर मैं इन ब्रांड्स के नाम ले रहा हूं, फोर्ड है, ठीक है, टोयोटा है, सुजुकी है, हीरो होंडा है, इनका कहीं तो बेस होगा। तो जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं वो किसी ना किसी जोग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट होती है, जोग्राफिकल एरिया का पार्ट होती है, बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग।
और कलेक्टिवली इन सारी प्रोडक्शन यूनिट्स को जो कि एक जोग्राफिकल एरिया को ऑक्यूपाई करती है उनको बोला जाता है इकोनॉमी। यानी कि यहां पर बात तो श्रेया देश की ही हो रही है, लेकिन देश को ऐसे पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें, ऐसी फैक्ट्रीज, आउटलेट्स वगैरह लोकेटेड है जहां पर प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्शन का मुद्दा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन जनरेट करेगा रोजगार, उससे क्रिएट होगी इनकम, उससे क्रिएट होगी डिमांड। वो डिमांड प्रोडक्शन से होते हुए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हुए, जब एक डिमांड क्रिएट होगी और जब पैसा जो है वो सर्कुलेट करेगा इकोनॉमी के अंदर, उसकी वजह से और ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी। एंड अल्टीमेटली दिस विल हेल्प ऑल द स्टेक होल्डर्स, जितने भी इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं या प्रोडक्शन से प्रभावित जो लोग हैं, वो अर्न करेंगे अपना लिविंग, है ना। वो अर्न करेंगे अपना बेसिक चीजें, रोटी कपड़ा मकान, और जैसे ही जैसे उनकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल होती जाएंगी, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती जाएगी, वो इसके ऊपर कुछ करने का सोचेंगे। आप प्रीहिस्टोरिक इंसान की बात कर लो श्रेया, इंसान उस टाइम पर इसी मुशक्कत के अंदर तो जुड़ा हुआ था। रोटी, मैं तो कपड़े और मकान की बात भी नहीं कर रहा, रोटी। लेकिन जैसे ही न्यूलिथिक एज में स्टेबिलिटी आई इंसान को, उसने कुछ ही सालों के अंदर एक सिविलाइजेशन बना डाला, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठहराव बहुत जरूरी है, स्थिरता बहुत जरूरी है। जब भी मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री में भी हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे थे श्रेया, 3 चीजों की मुशक्कत में अगर इंसान कभी भी जूझ रहा है तो वो कभी भी इनोवेटिव या क्रिएटिविटी के साथ नहीं सोच सकता, और इसके लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। रोटी कपड़े मकान की डिबेट में भगवान ना फंसाए किसी को, क्योंकि इससे आपकी हिडन पोटेंशियलिटी रुकती है। आपको जब ये पता नहीं है कि आज आपने खाना खा लिया, कल का इंतजाम कैसे होगा, तो बड़े बड़े ख्वाब क्या रख के सोच सकते हो क्या? और जो लोग इन ख्वाब को रखते हुए सोचकर कुछ आगे कर जाते हैं, तो देखो उनका कितना नाम हो जाता है। रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया, उन्होंने ये एग्जाम क्रैक कर लिया, इसने गोल्ड मेडल पाया, इनका परिवार ऐसा था वैसा था। ये कहानियां आज भी न्यूज के आर्टिकल्स का, टेलीविजन का पार्ट या फिर फ्रंट लाइन हेडलाइंस क्यों बनती हैं? बिकॉज ये एक एक्सेप्शनल चीज होती है। यहां पर आपको अपनी विल पावर को हराते हुए सारी चीजों, सारी चुनौतियों को, मतलब उनके उन सारी चीजों के लास्ट के ऊपर से कदम रखते हुए आपको सक्सेस का गला घोटना होता है, पकड़ना होता है ना। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा कोई फिलोसफी का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। वापस बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। तो फॉर एग्जांपल, इंडियन इकोनॉमी क्या होगा अगर हम किसी एक इकोनॉमी को कह रहे हैं, हम एक टैग दे रहे हैं उसको कि दिस इज इंडियन इकोनॉमी। इट रेफर्स टू द एंटायर कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्शन यूनिट, सारी जितनी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। अब कौन कौन सी हैं? एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वर्कशॉप हैं, बैंक्स हैं, माइंस हैं, रेलवेज हैं, होटल हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं, एयरलाइंस हैं, सिनेमा हाउसेज, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज। लेकिन बात क्या है, वो सारी की सारी ये जितने भी चीज़ों के प्रोडक्शन यूनिट्स के जो नाम आए हमारे सामने, दे आर लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसलिए क्या है, ये इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। ऑल्टरनेटिवली हम ये भी कह सकते हैं, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों को मीन्स ऑफ वर्क के साथ, मतलब मीन्स ऑफ वर्क प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं उनको टू अर्न एन इनकम, कलेक्टिवली इसको बोला जाता है इकोनॉमी। तो एक्चुअली सिंपल सा सवाल मैं आपको पूछूं, अगर आप बता पाओ तो कोशिश करो, इकोनॉमी फिर क्या हुआ? ये एक माइक्रोइकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ क्या मैक्रोइकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ? नहीं नहीं, वैसे एक वर्ड जो इकोनॉमी है, आप बताओ क्या है? दोनों नहीं है वो। इकोनॉमी बना जरूर है इंडिविजुअल इंडिविजुअल यूनिट से कंबाइन कर कर। मैं वही कह रहा हूं कि जैसे नेशनल, हाँ, जैसे नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम के बिना नहीं बन सकती श्रेया, सिमिलरली इकोनॉमी इंडिविजुअल इन जो आउटपुट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनके बिना नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी इकोनॉमी को तो एज अ होल ही देखा जाता है हम लोग। एक वैसे तो नैरो डेफिनेशन की बात करते नहीं है। हमारे पापा कोई अगर, हाँ क्या, हाँ वही तो, क्योंकि तो यहाँ पर हम क्योंकि रीजनल लेवल की बात नहीं करते, आपके और मेरे पापा कोई रिटेल स्टोर चला रहे हैं, आप और मैं कोई दुकान चला रहे हैं शायद, तो हम उसको ये थोड़ी ना कहेंगे ये रही हमारी इकोनॉमी है देखो, है ना, ऐसा नहीं बोलते हम लोग।
वो सारे के सारे प्रोडक्शन यूनिट्स, रिटेल आउटलेट्स, बिजनेस प्रोडक्शन हाउसेस, जो भी चीजें एक्सवाइजेड, इतने सारे एग्जांपल हमने देखे, स्कूल्स, वर्कशॉप्स, बैंक्स, माइंस, रेलवेज, होटल, सिनेमा, ये जितनी भी चीजें, यानी कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में हो, इन अ कॉम्बिनेशन, इन अ टोटलिटी, दे विल बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमी. तो इकोनॉमी एक्चुअली क्या हुआ? अगर वो बना इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से है तो वो क्या हुआ? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ कि मैक्रो? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं इकोनॉमी बना तो सारे इंडिविजुअल यूनिट्स की कॉम्पोजिशन से ही है ना, तो वो क्या हुआ पार्ट? सभी को जोड़ के मैक्रो हो, तो एक्चुअली इकोनॉमी बिल्कुल ऐसी तो होता है श्रेया, सभी को जोड़ के ही तो बनता है वो. मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि लेमन लैंग्वेज के अंदर या फिर नेचुरल प्रैक्टिकल थ्योरी के अंदर भी हम लोग छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स को या एक रीजन को इकोनॉमी नहीं कहते ना. अब जैसे आपने कभी भी वर्ड सुना है मध्य प्रदेश इकोनॉमी, पंजाब इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश इकोनॉमी? ये क्या इंडिया की पूरी आइडेंटिटी को दर्शाते हैं इकोनॉमी, अगर ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो? उसमें चार चांद जरूर लगाते हैं ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के अंदर, लेकिन पंजाब में ग्रोथ कितनी है, मध्य प्रदेश में ग्रोथ कितनी है, यूपी में ग्रोथ कितनी है, बंगाल में ग्रोथ कितनी है, ये बात होती है. इन सबकी ग्रोथ को अगर कंबाइन कर दीजिए, मान लो कि हमारे देश में दो ही रीजन्स हैं, पंजाब और मध्य प्रदेश, कॉम्बिनेशन से ये किसको रिफ्लेक्ट करेंगे? इंडिया की जीडीपी को, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टोरी को. तो अल्टीमेटली पंजाब प्लस मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ है वो अल्टीमेटली क्या है? इंडियन इकोनॉमी, इफ इट इज अ टू रीजन इकोनॉमी, राइट? हाँ या ना? ठीक है. अच्छा, अब दो चीजें और श्रेया, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होती है ओपन इकोनॉमी. और अब मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूंगा तो आप मुझे बताना. इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी तब होती है जब एक कंट्री के दूसरी कंट्रीज के साथ कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं. एक कंट्री को हम लोग ओपन इकोनॉमी तब कहते हैं व्हेन इट हैज इकोनॉमिक रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज. अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया क्या इनमें से दोनों फेज से गुजर चुका है, या फिर एक ही फेज में शुरू से था, या अभी कौन से फेज में? ये सारे सवालों के मुझे जवाब दो, समझाओ मुझे इस टॉपिक को. 1991 से पहले. और ओपन इकोनॉमी, और ओपन इकोनॉमी के लिए हमने कौन सी पॉलिसी इनिशिएटिव लॉन्च करे थे? एलपीजी रिफॉर्म्स. फुल फॉर्म क्या होती है एलपीजी की? ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, अटक क्यों रहे हो, क्या हो गया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनईपीबी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. अच्छा, इसको एक और मॉडल का नाम भी दिया जाता है, दो पर्सन भी इन्वॉल्व थे, जल्दी बताओ. एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, एक हमारे प्रधानमंत्री. राव राव नहीं, राव मनमोहन मॉडल. मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री. ठीक है, ये चीज़ रखना. हमने पढ़े थे ना वो सारे 5 ईयर प्लान्स वगैरह, वो सारे जो अभी नितिन सिंह ने ये बुक से जो देखा था, वो चैप्टर 7 या 8 था, जो भी था, तब हमने डिस्कस करा था उसको, है ना. उसके बाद श्रेया बात करते हैं तीन तरह की मार्केट्स के बारे में. ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, मुझे इसमें से एक बात बताओ, इंडिया इन तीनों में से क्या है आगे बढ़ने से पहले? मिक्स्ड इकोनॉमी. यूएसए सर क्या रहा है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. और यूएसए मार्केट इकोनॉमी. ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी. याद है, आगे चल के वैसे भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन लाजिस फेयर, और वो याद है एडम स्मिथ का जो एक कंसेप्ट था, इनविजिबल हैंड, है ना, वेल्थ ऑफ नेशंस. ठीक है, मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? रिसोर्सेज जो हैं वो प्राइवेटली ओन करे जाते हैं, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो होते हैं यहाँ पर
पूरी इकोनॉमी के कर्ता धर्ता होते हैं। मेन एम क्या होता है प्रोडक्शन का? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। इकोनॉमिक डिसीजंस में कोई हस्तक्षेप नहीं होती, कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, सरकार के द्वारा इंडिपेंडेंट तरीके से लिए जा सकते हैं। सेंटर प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व कैसे करा जाता है? प्राइस मैकेनिज्म के माध्यम से, यानी कि अपने आप ही मार्केट की जो फोर्सेस हैं, डिमांड की श्रेया और सप्लाई की, वो अपने आप ही एक कॉमन प्राइस कमोडिटी के लिए लेकर आएंगी। ठीक है? एंड देयर इज अ स्टिफ कॉम्पिटिशन अमंग द फर्म्स। देयर इज अ स्टिफ कॉम्पिटिशन अमंग द फर्म्स। क्यों? हर कोई प्रॉफिट मेकिंग के लिए एक दूसरे से लड़ रहा है प्राइसेस में। हेरा फेरी क्या मतलब? ऊपर नीचे हो रहा है, लोग कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ये सब चीजें। गवर्नमेंट जो है ऐसी इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है। ऐसी इकोनॉमी के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रॉफिट मोटिव मेन फोर्स होता है बिहाइंड ऑल द डिसीजंस। और मार्केट इकोनॉमी को हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। आज देखो सबको जान लिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। काफी पॉइंट्स अच्छे अच्छे, प्रिसाइज, शॉर्ट और बड़े सारे। बात करते हैं इसके बिल्कुल विरुद्ध में जो इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। रिसोर्सेज जो है दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या होता है? जनता का वेलफेयर। सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करा जाता है? बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। यहां पर मार्केट का कोई रोल ही नहीं होता, या फिर प्राइस मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं होता। बिकॉज प्राइस मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं होता, मार्केट का कोई रोल नहीं होता, यानी कि यहां पर ये बोला जा रहा है डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स को इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करने दिया जाता। तो फिर प्राइस निकल कर कैसे आता है? ये डिसाइड कौन करता है कि प्राइस कितना होगा किसी गुड का या सर्विस का? मार्केट फोर्सेस तो है ही नहीं ना यहाँ पर, उनको वर्क ही नहीं करने दिया जा रहा, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। ठीक है? हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि सरकार बहुत अच्छा सोचते हो सकता है कि ऐसा रेट रख रही हो कि जहां पर सरकार जो है, हाँ, शोषण भी करने पे आ जाए, अपना प्रॉफिट मेकिंग को देखने लग जाए। चाइनीज सरकार के ऊपर ये ब्लेम लगते हैं। चाइनीज सरकार क्या प्रो वेलफेयर अप्रोच के साथ वर्क करती है क्या? सारे सिटीजन का ख्याल रखती है क्या? कहने को सोशलिस्ट कहते हैं, अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, लेकिन जनता का बहुत शोषण होता है वहां पर। नॉर्थ कोरिया की बात आप कर लो, वो अपने आप को कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं किम जोंग उन की बात कर रहा हूं। तो देयर इज नो रोल फॉर मार्केट और प्राइस मैकेनिज्म बिकॉज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्लान्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है यहां पर सारे डिसीजन लेने के पीछे? इट इज द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। यहां पर गवर्नमेंट कैसी अप्रोच अपनाती है? प्रो पीपल अप्रोच। एंड सच एन इकोनॉमी इज नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सिंपल सी एक बात और बता दो मुझे जरा श्रेया, जब हम लोग बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इस चीज के डिसीजंस किसके द्वारा लिए जाते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, है ना? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन करता है? वेरी गुड, शाबाश। बहुत बढ़िया कि सरकार जो है वो लीडिंग हैंड प्रोवाइड करती है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे चलते फिर वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ देती है कि अब आप लोग डिसाइड करो। मैं 50-50 नहीं कहता यहां पर, 60-40 कहता हूं, है ना? हम लोग कहते हैं ना कि सरकार क्या कंट्रोल करती है यहां पर? डैश हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। शेयर कंप्लीट करो स्टेटमेंट को। डैश हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। याद आया? पहली बार तो नहीं सुन रहे ना ये लाइन मुझसे? कोई बात नहीं। गवर्नमेंट कंट्रोल्स कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी को कमान हम देंगे, आगे चलकर भले ड्राइवर कोई और बन जाए,
लेकिन ये मत भूलना बेटा, गाड़ी हमारी है, ठीक है। जब मर्जी चाहे तुमसे चाबी वापस मांग सकते हैं, तो संभाल के चलाना इस गाड़ी को। उसके बाद मिक्स इकोनॉमी इज वन इन विच फीचर्स ऑफ बोथ द कैपिटलिस्ट और द मार्केट एंड सोशलिस्ट या फिर सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, ये दोनों के दोनों फीचर विजिबल होते हैं, यानी कि इट हैज एन एमलगमेशन ऑफ कैपिटलिस्ट फीचर्स ऑल्सो एंड सोशलिस्ट फीचर्स ऑल्सो। कुछ डिसीजन सरकार के द्वारा लिए जाते हैं एंड बाकी जो डिसीजन है दे आर टेकन बाय द मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई। अब बात याद रखना, इन फैक्ट देयर इज नो इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे विच इज प्योरली मार्केट या फिर या प्योरली सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है। अब लेकिन ऐसा कहने के लिए बोला जा रहा है चाइना के अंदर या नॉर्थ कोरिया के अंदर कि सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है बताओ? गवर्नमेंट। अभी जो गल्फ कंट्रीज में जो युद्ध चलता है और ये सब कुछ जो चल रहा है वहां पर कौन कंट्रोल कर रहा है सब कुछ? गवर्नमेंट, है ना। कहने के लिए बोलते हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो चलो प्राइवेट फोर्सेस को अलाउ करा जा रहा है, लेकिन सरकार बहुत इंटरफेरेंस करती है ऐसी कंट्रीज के अंदर। मतलब उन्होंने बाहर से अपने सिस्टम को ऐसा पोर्ट्रे कर रखा होता है, लेकिन अंदर की बात कुछ और ही होती है। लेकिन ये हमें एग्जाम में नहीं लिखना है ये सब, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए और वास्तविकता को जानने के लिए ठीक है। यानी कि रियल इकोनॉमिक्स का ध्यान और ज्ञान से हमें अपने दिमाग में रखना है, पेपर में हमें नॉर्मेटिव वाली बातें भी करनी है, ठीक है। तो देयर इज नो इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे विच इज प्योरली मार्केट और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि हर एक इकोनॉमी जो है उसके अंदर दोनों के दोनों सिस्टम के फीचर्स देखने को मिलते हैं, और वो भी अलग अलग डिग्री में। अलग अलग डिग्री में मतलब कभी कभार किसी इकोनॉमी में ऐसा हो सकता है कि जो प्राइवेटाइजेशन की जो फोर्सेज है वो 80:20 में वर्क करें, मतलब 80% प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में इकोनॉमी है, 20% सोशलिस्ट रूल है। वो 60:40 भी हो सकता है कि सोशलिस्ट रूल 60% है, कैपिटलिस्ट रूल 40% है। वो 50-50 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कंट्री का स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ क्या है। अब चाइना के अंदर प्राइवेट इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं। चाइना ने महिंद्रा को बुलाया था कि तुम्हें इंडिया में सेटअप बनाना बहुत थोड़ा सा भारी पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, तुम हमारे आ जाओ। अब वो एक प्राइवेट कंपनी तो है, तो उन्होंने अपना जो कोर बेस है ना श्री महिंद्रा कंपनी का, उन्होंने चाइना में सेटअप कर लिया। वहाँ लेबर क्योंकि सस्ती है, और सरकार ने उनको आश्वासन दिया था फालतू का टैक्स अलग अलग स्टेजेस में जो तुम्हें ड्यूटीज वगैरह जो लगती हैं, जो पैसे लगते हैं, हम वो तुमसे चार्ज नहीं करेंगे। उससे फायदा क्या हो रहा है चाइना को? महिंद्रा का काम बहुत लार्ज स्केल पर है ना। तो उससे फायदा ये हो रहा है कि वहाँ पर रोजगार बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है चाइनीज लेबर्स को। और आपको पता है पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है ही चाइना की वैसे भी, इस वजह से उन्होंने सेटअप वहाँ पर शिफ्ट कर लिया अपना। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें कंट्रोल इकोनॉमी में, जैसे ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट, ये तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई ना, कि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट के देश में कहीं, उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा। महिंद्रा की वर्किंग में इंटरफेरेंस क्यों वो इंटरफेरेंस दिखाएंगे? वरना वो तो अपना बिजनेस वहाँ पर शट डाउन कर लेंगे, है ना, नाम भी खराब होगा चाइना का। तो वहां पर क्या 80:20 वाला रेशियो चलता है कि 80% सब कुछ सरकार के हाथ में, 20% इंडिविजुअल लिबर्टी को भी अलाउ कर रखा है। मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी इन द सेंस कि मतलब कैपिटलिज्म को भी अलाउ कर रखा है वहां पर, क्योंकि ऑब्वियस बात है कैपिटलिस्ट सिस्टम एक इंडिविजुअल लिबर्टी वाला सिस्टम होता है। और मैं पॉलिटिकल सिस्टम को इंडिविजुअल राइट्स, लिबर्टी और डेमोक्रेसी के साथ कनेक्ट करके आपको बताऊंगा शायद PSIR में, क्योंकि आप इतना मानते हो ना, जहां पर कैपिटलिस्ट कंट्रीज होंगी तो वहां पर इंडिविजुअल के राइट्स, लिबर्टी ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू सोशलिस्ट कंट्रीज। सरकार का क्योंकि जहां पर इंटरफेरेंस नहीं है तो वहां पर ऑटोमेटिकली लोग अपने हिसाब से लाइफ को चला सकते हैं अपनी। तो सम मे बी मोर मार्केट ओरिएंटेड, कुछ कंट्रीज हो सकता है वो ज्यादा कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड, कैपिटलिस्ट कंट्रीज हो, वेरियस अदर्स में बी मोर सेंट्रली प्लान्ड। फॉर एग्जांपल जो इकोनॉमीज हैं इंडिया की, अमेरिका की, यूके की, जापान की और रशिया की, ये आज के टाइम में मिक्स इकोनॉमी है। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? क्या, किस चीज की? मिक्स इकोनॉमी की मॉडल की। नहीं, मिक्स इकोनॉमी मॉडल का जो इनोवेशन है कि दोनों चीजों को अमेलगेमेट करना चाहिए, किसकी शुरुआत थी ये? नहीं, अरे वही तो मैं पूछ रहा, इंडिया की शुरुआत थी ना। इंडिया, नेहरू जी ने सोचा था ना ऐसा कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम दोनों दोनों फीचर्स को अमेलगेमेट करेंगे ये। हाँ, इंडिया की खोज थी ये। और जब सबको लगा कि इंडिया की जो है ये सिचुएशन अच्छी चल रही है, हम भी चलो यार कुछ ना कुछ लिबर्टी देते हैं। और जिन कंट्रीज में पूरी पूरी लिबर्टी, तो उन्होंने सोचा नहीं है सरकार को भी यार कमांडिंग हेड थोड़ी बहुत संभालनी चाहिए यार। प्रॉपर या उन्होंने एक विजन सोचा था, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट जो करा ना ग्राउंड लेवल पे, कि मतलब कभी चेंज ही नहीं करा गया स्ट्रक्चर। 1947 से लेकर अभी तक वही है पूरा का पूरा, वो इंडिया है उसके लिए। और
इतने, हाँ इतने लार्ज लेवल पर इसका, क्योंकि देखो कोई वैसे तो कोई आंसर ऐसा कुछ नहीं है कि जो सभी मतलब ऐसे ही वो बन गए थे। तो फर्स्ट कंट्री टू adopt mixed economy, India. Through Industrial Policy Resolution 1948. Adam Smith. ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला, लेकिन फिर भी बस वो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है। इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आंसर हो सकते हैं, ये चीज़ भी नॉर्मेटिव हो सकती है। रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ें जो यूज़ करी जाती हैं गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन में, हम लोग उसको क्या कहते हैं? इनपुट। और इनपुट क्या होता है? रॉ मटेरियल्स, है ना। इनपुट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी इनपुट जिनको हम लोग फैक्टर्स इनपुट कहते हैं, या सेकेंडरी इनपुट नॉन ड्यूरेबल्स लाइक रॉ मटेरियल। प्राइमरी इनपुट जो है दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइमरी इनपुट विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर कन्वेंशनली कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कॉमनली रेफर टू एज रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी। याद रखना श्रेया, हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकोनॉमी के रिसोर्सेज भी कहते हैं, बिकॉज इन रिसोर्सेज के बिना एक तिनके भर भी चीज प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि चारों चीजों की जरूरत एक साथ होती है इकोनॉमी को, है ना। ऑल्टरनेटिवली रिसोर्सेज आर डिफाइंड एज, रिसोर्सेज हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एज दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब रॉ मटेरियल भी तो एक गुड या सर्विसेज तो हुए, वो एक फिनिश प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो भी गुड नहीं हुआ। हम लोग बस उसके आगे वर्ड फिनिश गुड यूज नहीं कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, फिनिश गुड्स एंड फिनिश सर्विसेज को बना रहे हैं, राइट श्रेया। तो रिसोर्सेज जो है वो एक ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ब्रेड है, बटर है, चीनी है, दूध है, वो एक पेस्ट्री बनाने का काम या बिस्किट बनाने का काम या कुकी बनाने का काम कर रहे हैं। तो क्या ब्रेड, बटर और चीनी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है? वो रिसोर्सेज नहीं है? बिल्कुल है। तो दीज रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: नेचुरल रिसोर्सेज लैंड, ह्यूमन रिसोर्सेज लेबर, मैन मेड या मैन्युफैक्चर्ड रिसोर्सेज कैपिटल, एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कैपिटल का मतलब यहां पर पैसा भी होता है कभी कभार, ठीक है। तो लेबर, सॉरी लैंड, जमीन का एक टुकड़ा चाहिए ना कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, जमीन का एक टुकड़ा चाहिए ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर विच आर कॉमनली कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। उस जमीन पर काम करने के लिए, चाहे वो जमीन आपकी है या किराए पर है, आपकी खुद की जमीन है, किराए पर है, लेबर की आवश्यकता है आपको, मजदूर चाहिए, बिल्कुल। तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि मेंटली काम कर रहे हैं या फिजिकली काम कर रहे हैं अपनी इनकम को अर्न करने के लिए। आपका और मेरा काम कैसा है? हमें इनकम अपनी कैसे मिलती है श्रेया? पसीना निकाल कर या दिमाग खपा कर? है ना। तो हमारा काम कैसा है? फिजिकल लेबर या मेंटल लेबर? मेंटल लेबर, है ना। श्रेया भी सोचती हूँ किससे बढ़िया तो ईट भट्टे लगवा लेते यार। क्यों तंग करते हैं ऑफिस वाले इतना। तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज हु वर्क मेंटली और फिजिकली टू अर्न इनकम, है ना। कैपिटल, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन मेड एड्स, मतलब बनाया इस चीजों को इंसानों ने ही है, जो कि प्रोडक्शन में और ज्यादा मदद कर सकती हैं। ये क्या है? टूल्स, मशीनरी। अब एग्जांपल क्या होता है कैपिटल का? सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूं श्रेया। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के पीछे 4 वो कीले लगा दो अगर ऐसी, जो प्लो है, आयरन प्लो अगर ऐसे करके लगा दो, इससे खेत को जोतना और आसान नहीं हो जाएगा? प्लोइंग ऑफ द फील्ड विल बिकम वेरी इजी, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। तो कैपिटल क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मैन मेड एड्स दैट हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन, टूल्स, मशीनरी एक्सेट्रा। और एंटरप्रेन्योर, यार लैंड चाहे किराए का है चाहे खुद का है,
वहां पर कितने लेबर्स काम कर रहे हैं, उनको सैलरी या दिहाड़ी बेसिस पर देनी है, मंथली बेसिस पर देनी है, कौन कौन सी मशीनें लगेंगी और पैसा कितना लगेगा, इन सब का ख्याल एक ऑन्टरप्रेन्योर तो रखेगा ना, एक मालिक तो रखेगा ना। ऑन्टरप्रेन्योर की आवश्यकता है ना इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए। तो ऑन्टरप्रेन्योर एक ऐसा ओनर या मैनेजर होता है बिजनेस एंटरप्राइज का, हु अंडरटेक्स रिस्क इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेस अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये ऐसा पर्सन होता है श्रेया, रिस्क भी इसका और प्रॉफिट भी इसका, राइट। अगर रिस्क हुआ तो वो भी इसका और प्रॉफिट हुआ तो भी इसका। लेकिन इसको एक प्रकार से रिस्क लेना पड़ता है, बिकॉज ये जमीन खरीद रहा है, चाहे किराए पर चाहे खुद की, लेबर को वहां पर रख रहा है और मशीनरी वगैरह लगा रहा है। अच्छा, अगर वो सिर्फ लेबर से काम कराए श्रेया, तो वो कैसी इंडस्ट्री होगी उसकी। और अगर वो लेबर इंटेंसिव, अगर वो मशीन के बेसिस पर काम कर रहा है तो उसकी कैसी इंडस्ट्री होगी, कैपिटल इंटेंसिव। शाबाश, यू आर वर्किंग हार्ड, गॉड ब्लेस यू। नजरें ना लगे, काला धागा बांधो कमर पे, हाथ पे। हाँ, ये जो प्रॉफिट है उसका, वो उससे एक और मतलब ये कर सकता है कि मैं अपना इंडस्ट्रियल बेस हो सकता है एक्सपेंड कर दूं एक। हाँ, उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो एक्चुअली रिस्क अंडरटेकिंग के पैसे मिल रहे हैं। और दुनिया में हर चीज रिस्की है यार। हम भी तो रिस्क ले रहे हैं, हम भी तो पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, है ना। अब देखो, जब बच्चे होंगे श्रेय अपने, तो उस टाइम पर हम तो नहीं समझाने वाले उनको कि पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर जाओ, डेफिनेटली नहीं समझाने वाले। पता है क्यों? अभी नहीं, मतलब आप उस टाइम पर बोलोगे, क्योंकि जब खबरें आना शुरू होंगी ना, पेट्रोलियम सेक्टर अपने बिल्कुल चरम सीमा पर है, तो आप उनको बोलोगे बेटा इसमें करियर नहीं है आगे चलकर। डेफिनेटली श्रेय, मतलब ये बात है प्रैक्टिकल। आप इसके ऊपर कितनी भी थ्योरीज पढ़ लेना, आर्टिकल्स पढ़ लेना, आगे चलकर 50 ईयर्स डाउन द लाइन पेट्रोलियम सेक्टर ध्वस्त है पूरा का पूरा। बट हाँ, वो अलग बात है कि ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के सेक्टर्स हैं, बिकॉज वो है जरूर अवेलेबल, लेकिन काम करने सेक्टर के अंदर इट इज नॉट अ गुड जॉब। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर या सेटअप ये सब करना डाउन द लाइन, मतलब 20-30 ईयर्स डाउन द लाइन, ये बेकार सेटअप है, क्योंकि वो रिस्क बहुत है। आपको एक बिल्डिंग को मैनेज करना है, ओन करना है, सब कुछ करना है। ऑनलाइन करो अपना आराम से। पापड़ बेचने के लिए कोविड के बाद से जरूरत क्या है कि आप रिटेल स्टोर खोल के बैठो, ऑनलाइन प्रमोट करो, इतनी देर में घर पे बैठ के काम करो, मार्केटिंग करो, घर घर से सप्लाई करो। ये चीजें हैं, और हम भी रिस्क पे यार। गुजराती में कहावत है श्रेया, पता है? अभी एक मूवी आई थी स्कैम 1992, वो हर्षद मेहता की। उसके अंदर एक कहावत, एक लाइन बोली जाती है, बड़ा फेमस डायलॉग है उस मूवी का, रिस्क है तो इश्क है। मतलब रिस्क इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो इन शॉर्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनके बिना कभी भी किसी गुड की प्रोडक्शन नहीं हो सकती। आप शायद कितनी भी सिचुएशन मुझे दे लो, आप इनमें से एक भी फैक्टर हटा के दिखा दो और मुझे बता दो कि प्रोडक्शन हो जाएगी गुड की। जमीन तो चाहिए है ना, हवा में बनाओगे चीजें, जमीन तो चाहिए। अच्छा, आप कहोगे सर अगर गुड ना बनाना, सर्विस बनाना, तो श्रेया यू आर वर्किंग इन अ सर्विस सेक्टर, योर कंपनी इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ गुड, यू आर वर्किंग इन अ सर्विस सेक्टर प्रैक्टिकली, है ना। एक लैंड सेटअप नहीं है, कहीं तो जाते ही हो ना वो काम करने, वो सर्विस प्रोवाइड करने, बेचने, उसके लिए काम करने, हाँ या ना। मेंटल लेबर करने के लिए देयर इज अ प्लेस ना, ठीक है। उसके बाद लेबर, आप क्या हो उस जगह पर, लेबर। अब लेबर कोई ऑफेंसिव वर्ड नहीं होता, इसलिए कहीं रोने बैठ जाओ लेबर कह रहे हैं मुझे। ठीक है, लेबर एक जगह पे काम करने वाला कर्मचारी होता है, ओके। डोंट वरी, भगवान करे तुम एंटरप्रेन्योर बनो सिलेक्शन के बाद। छापा मारो मालिक के ऊपर, और मालिक तुम्हारे ऊपर कंपनी नाम कर दे तुम्हारे, कि हमने आपको रोटी खिलाई और आप हमारी मार रही है। कैपिटल। आप जितनी जगह पर साइट्स पर जाते होगे, जैसे मुंबई रिफाइनरी के अंदर आप गए थे, वहां पर सारा का सारा कैप जो सेटअप है, ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव है कि नहीं है। वहां अगर मशीन्स ना हो तो ऑफशोर पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन हो जाएगा क्या?
लेबर क्या स्ट्रॉ पीते पीते जूस की पाइप से निकालेंगे उस पेट्रोल को? ठीक है। और एंटरप्राइज विच आर ब्रॉडली कॉल्ड एज रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की रिसोर्सेज थी, बिकॉज इकोनॉमी की रिसोर्सेज क्या? विच विल हेल्प इट, विच विल एड इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारी चीजें लिख पाए श्रेया? समझ पाए? कोई दिक्कत, कोई डाउट अभी तक यहां तक? ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।